हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और आज के नए दिन में नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सर्कुलेशन पूरा सॉल्व कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, जिन बच्चों को ये लगता है कि सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपको पढ़ाया गया इट इज़ वेल सफिशिएंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज योर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया ये किसी भी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ये पूरी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली पूरा प्रोसेस कैसे होता है। कुछ चीज़ें जो है एनसीईआरटी में हम स्किप कर देते हैं या एनसीईआरटी में स्किप होती हैं, वो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं ताकि आपको एक पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए वो पूरी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो ये बिल्कुल कोई नहीं सोचेगा कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो बेटर है। कल को आपको एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप जीवन में इवन बाद में भी आप बड़े भी हो जाएंगे तब भी कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो आपको बायो कभी याद नहीं होगी। जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं उनको ये लगता है कि उनको बायो याद हो जाएगी बाद में चल के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा जो किसी भी एग्जामिनेशन में बेसिक ज़रूर पूछे जाते हैं और मैंने जो आपको पढ़ाया इट इज़ अ फुल प्रूफ बेसिक्स। इससे अच्छे बेसिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता। और दूसरी बात यह है कि ये बेसिक्स आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तो इनको बार बार आपको देखना है, बजाय इसके कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। इसको पूरा पढ़ना है आपको एक साथ, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरी में आपने पढ़ा क्या। जब पूरा लाइफ प्रोसेस हम एक बार रिवाइज करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए यू हैव सफिशेंट टाइम, तो आप उस सफिशेंट टाइम का यूटिलाइजेशन करिए। बाद में जब आखिरी में हम एग्ज़ाम के समय आएंगे ना, तो विल मेक अ रिविजन वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो आप इनको जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ उसको हर दिन आपको पढ़ना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो है इसको कैसे पढ़ें उसको कैसे पढ़ें। और कोई भी डाउट है तो हम लाइव सेशंस में और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इट इज़ द एक्सक्रीशन। ठीक है मैडम, एक्सक्रीशन में क्या है इंटरेस्टिंग है? प्रोसेस इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि एक्सक्रीशन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ठीक है, ये आसान प्रोसेस नहीं है। इसके लिए पूरा पाथवे फॉलो होता है, जैसे खाना पचाने के लिए, जैसे एनर्जी निकालने के लिए, जैसे ब्लड में एनर्जी सर्कुलेशन के लिए, वैसे ही एक्सक्रीशन में भी एक पूरा पाथवे फॉलो होता है। इस पाथवे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो कभी भी हम ये नहीं समझ पाएंगे कि बॉडी में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ भी रखे हैं। ठीक है, अब हमने कब पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम मैडम? ये मैं अब आपको याद दिलाने वाली हूँ। ये जो पीछे मेरे घूम रहा है ना, ये आपका यूरिनरी सिस्टम है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाकी सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम ना बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं, अब मैं आपको बताऊंगी वो कैसे है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्सक्रीशन विदाउट फर्दर डिले? सो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब समझ गए आप? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब यह है कि शरीर में जो भी प्रोसेस के दौरान, किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी वेस्ट बनता है ना, तो उसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट विच आर फॉर्म्ड इनटू योर बॉडी। किसी भी प्रकार का वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों कह रहे हो? क्योंकि बॉडी में प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के बाद वो बन रहा है, तो एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि आपकी बॉडी में हो रही है, उसके द्वारा जो आपका वेस्ट बनता है उसको रिमूव करने की कहानी को आप एक्सक्रीशन कहते हैं। सो एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आप कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इट रिमूव्स द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। यही मैंने आपको बताया कि इट इज द प्रोसेस जिसमें आप किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपको एक्सक्रीशन पढ़ा रही हूँ तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें बाहर करते हैं। देखो, मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लूँ बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे पक्षी हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे एम्फीबिया हो, मेंढक हो, छिपकली हो, मगरमच्छ हो, एनीथिंग, समझ में आई? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई भी चीज़ बाहर करता है ना, तो उसमें एक चीज़ सबसे कॉमन है, वो है नाइट्रोजन। ओके, तो हर ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो, इट विल रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, ये याद रखना। चाहे हम किसी भी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात क्यों ना कर रहे हो, एवरी ऑर्गेनिज्म रिलीजेस द नाइट्रोजनस वेस्ट। उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसका फॉर्म यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हर ऑर्गेनिज्म
एक कॉमन कंपाउंड रिलीज करता है, इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये याद रखना आप हमेशा कि मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रही हूं, एवरी ऑर्गेनिज्म रिलीजेस द नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, सो देखिए द वेस्ट प्रोडक्ट जो है कोई भी एनिमल की, जैसे मैंने आपको बताई बात कि कोई भी एनिमल जो है जब भी वो कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालेगा तो उसमें एक चीज क्या कॉमन होगी, नाइट्रोजन। ओके, तो देख लीजिए, चाहे मैं अमोनिया की बात करूं, चाहे मैं यूरिया की बात करूं, चाहे मैं यूरिक एसिड की बात करूं, चाहे और भी बहुत सारे ऑर्निथिन है, ऐसे बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। वेस्ट है मतलब नाइट्रोजन होगा। Every organism has the characteristics to excrete or remove the harmful substance, but the common thing it contain the nitrogen according to कि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा है, वो अलग अलग प्रकार का वेस्ट करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। पर कॉमन क्या है बेटा, कॉमन ये है कि वो जो भी चीज निकालेंगे उसमें नाइट्रोजन होगा, इसीलिए हम उसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। प्लीज इसे याद रखना। ओके, अच्छा, ये चीज जो आप पढ़ने वाले हैं ये आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि हम किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करते हैं। पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपने रिमूवल तो पढ़ ही लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, रेस्पिरेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको, तो वो बार बार आप पढ़िएगा। उसके बाद एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाइटामिन्स जो होते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर होते हैं। उसके बाद अनवांटेड मेडिसिन जो होती हैं वो डाइजेशन के द्वारा भी बाहर होती हैं और इवन यूरिनेशन के द्वारा भी बाहर होती हैं। तो आर बॉडी प्रोड्यूसेस सो मेनी एक्सक्रीटरी वेस्ट, बेटा बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करती है और बॉडी अलग अलग तरीकों से उन्हें बाहर करती है। उन तरीकों को ही पढ़ना है आज हमको, और उस तरीके को पढ़ने की कहानी को आप कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो वो पूरा प्रोसेस आपको इस चैप्टर में मैं पढ़ाने वाली हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की, तो हर ऑर्गेनिज्म का वेस्ट निकालने का प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यूनिसेलुलर की बात करूं, अब बेटा उनके पास कोई और सेल ही नहीं है, तो बेचारे क्या करेंगे, तो मर जाएंगे क्या, नहीं, तो उनकी एक ही सेल जो है वो वेस्ट को बाहर करेगी। मतलब उनकी एक सेल पूरा सिस्टम है, वो सब कुछ कर लेता है, वो डाइजेशन भी कर लेता है, रेस्पिरेशन भी कर लेता है, वो एक्सक्रीशन भी कर लेता है, सर्कुलेशन भी कर लेता है। मतलब एक सेल के अंदर सब कुछ हो रहा है। बट वी हैव लॉट्स ऑफ सेल एंड वी हैव डेडिकेटेड सिस्टम फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस। हमारे पास एक पूरा डेडिकेटेड सिस्टम है, तो अगर हमें कोई चीज बाहर निकालनी है तो वी हैव परफेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इन दोनों का एक्सक्रीशन बेटा अलग अलग होता है, यूनिसेलुलर का अलग होता है और मल्टी सेलुलर का अलग होता है। पर अल्टीमेटली कोई कुछ भी एक्सक्रीटरी वेस्ट निकाल रहा होगा उसमें हमेशा नाइट्रोजन होना चाहिए, और इसीलिए एक्सक्रीशन में हमेशा वी रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, so देखिए the mode of excretion is completely different into the unicellular and the multicellular organism, because in the unicellular a single cell produces the excretory waste and the single cell responsible for the removal of it. But if we talk about the multicellular organism have the dedicated system for each process. So we have well developed excretory system to remove the nitrogenous waste. It may be the urea, और अगर मैं birds की बात करूँ तो it may be uric acid। तो अलग अलग organism में waste अलग अलग हो सकता है। So let's talk about the further next thing। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम हैं और एक्सक्रीटरी जो पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और वो निकालते क्या क्या है उसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। सो फर्स्ट थिंग इज कि स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें अलग अलग फाइलम्स बने हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बना है अमीबा विच इज द प्रोटोजोआ, उसके बाद बना है हाइड्रा, उसके बाद फ्लैटवर्म। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा याद करिए कि क्या, इट इज अ सीलेंट्रेट। उसके बाद बना फ्लैटवर्म, इट इज अ फ्लैटवर्म इज अ प्लेटेहेल्मिन्थ्स। अर्थवर्म ये एनेलिडा है। उसके बाद इंसेक्ट्स ऑर्थ्रोपोडा है और कॉर्डेट हम लोग हैं। तो अलग अलग फाइलम का एक्सक्रीटरी पार्ट बनाया है कि उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है और वह वेस्ट क्या क्या बाहर निकालते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बस मैंने क्या किया है कि इसको एक टैबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको पढ़ने और याद करने में बहुत आसानी हो। और दूसरी बात कि ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, तो अगर कोई बोले कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये गलत बात है। यू हैव टू स्टडी अबाउट द 9th क्लास इन द डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, सो एनिमल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है अमीबा का क्या होता है, सेल सरफेस। ये आप लोगों को मैंने जब स्यूडोपोडिया वाली कहानी बताई थी, जब डाइजेशन बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी पूरी सिंगल सेल ही होती है जो सारा काम करती है। बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल सरफेस से ही बाहर होता है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है उससे ही बाहर होता है। ओके, जैसे ये स्ट्रक्चर है इसका,
तो पूरा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो पूरे सरफेस से ही बाहर होगा। जनरली ये जो वेस्ट बाहर करते हैं वो होता है CO2 एंड अमोनिया। अब आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, और ये जो है आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और ये जीवन भर याद रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो हमेशा अमोनिया निकालते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शन जो यूरिया और यूरिक एसिड नहीं, यूरिया निकाल सकते, यूरिक एसिड नहीं निकालते। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, इवन फिशेज, जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो निकालते हैं अमोनिया। ओके, अमोनिया बच्चों एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक जहरीला सब्सटेंस है जो पानी में घुलता है तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। हमेशा याद रखिए कि अगर मैं पानी में रहती हूँ और अगर मैं अमोनिया बाहर निकाल रही हूँ तो अमोनिया पानी में घुल जाएगा, तो उसका जो जहरीलापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर मैं लैंड में रहती और अमोनिया निकालती तो अब अमोनिया घुल ही नहीं पाता, और अमोनिया घुल नहीं पाता तो उस जगह से वो सॉइल के थ्रू इधर उधर फैलता रहता, तो सबको जो है टॉक्सिसिटी जो है जहरीला बना देती, मार देती। तो कुल मिला के जो भी पानी वाला ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें बिना सोचे समझे आपको ये समझना है कि अमोनिया निकालता है, ठीक है। पर यही अगर मैं बात करूं लैंड की, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो अमीबा कहाँ रहता है बेटा, अमीबा रहता है पानी में। तो देखो निकाला ना उसने CO2 वेस्ट, जो कि गैसियस वेस्ट है, और अमोनिया जो है वो एक फूड के थ्रू निकलने वाला वेस्ट है। अमोनिया में भी जो है तो नाइट्रोजन होता है, दैट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। Now next thing is the hydra। देखो हाइड्रा भी पानी में रहता है, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले हैं। ये भी बॉडी, ये सेलुलर सरफेस है। सेलुलर सरफेस मतलब इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है और वेस्ट भी एक ही सेल से बाहर होता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्रा, हाइड्रा में बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए उसकी पूरी बॉडी इतनी नहीं होती जितनी तुम्हारी है। तो तुम ये सोचोगे जो है 5 फीट के तुम हो, 10 फीट के तुम हो, नॉट 10 फीट, 6 फीट के तुम हो तो उतना बड़ा हाइड्रा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो हाइड्रा में वी हैव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सेल्स। तो इनकी बॉडी सरफेस हमने बोल दिया। प्रोसेस वही है कि सिंपली जब वेस्ट ज्यादा हो जाता है शरीर में तो डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर हो जाता है। ओके, तो जब भी बॉडी में वेस्ट बढ़ने लगेगा तो वी रिमूव द वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, जो पानी में रहेगा वो क्या निकालेगा, अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज अ टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म एक स्पेशल सेल्स होती हैं विच इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी वेस्ट को जो है तो कलेक्ट करती हैं। प्लेटेहेल्मिन्स भी हमेशा मॉइस्चर में रहना पसंद करते हैं, दैट इज वाई ये हमेशा अमोनिया का ही एक्सक्रीशन करते हैं। इवन ये आपके इंटेस्टाइन में भी रहते हैं तो भी ये अमोनिया का ही एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ओके, तो फ्लेम सेल्स ये याद रखिएगा, ये आपके एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़ा जाएगा। तो फ्लेम सेल जो होती हैं, दीज आर द स्पेशल सेल्स इन द फ्लैट वर्म्स। चपटे जो होते हैं ऊपर नीचे से चपटे, उन्हें हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। तो फ्लैट वर्म्स में दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। पर क्योंकि अगर ये मॉइस्चर में रह रहा है तो ये हमेशा क्या निकालेगा, अमोनिया। इवन प्लेटेहेल्मिन्स जो होते हैं, अगर वो तुम्हारे इंटेस्टाइन या बॉडी के अंदर, क्योंकि वर्म्स है ना तो ये खतरनाक हो गए, तुम्हारे बॉडी के अंदर रह सकते हैं। ज्यादातर ये मॉइस्चर या पानी में रहते हैं, इसलिए क्या निकालते हैं, अमोनिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द नेफ्रीडिया। इनके पास भी एक स्पेशल पूरा टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तुम्हारे पास किडनी है, वैसे इनके पास नेफ्रीडिया है। बस तुम्हारे पास दो किडनी है, इनके पास बहुत सारे नेफ्रीडिया है। तुम्हारे पूरे बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट जाके कहाँ फिल्टर होता है, किडनी में। पर इनके बॉडी में अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग किडनी है। अलग अलग किडनी मतलब अलग अलग नेफ्रीडिया। मेरे सर से अलग नेफ्रीडिया वेस्ट को बाहर करेगा, जो है चेस्ट से अलग नेफ्रीडिया बाहर करेगा, और जो है पैर वाले हिस्से से अलग नेफ्रीडिया बाहर करेगा। तो कुल मिला के तुम्हारे पास तो 2 किडनी है, तुम्हारे पूरे बॉडी का वेस्ट किडनी में आके फिल्टर होता है। पर इनके पास बॉडी में, अर्थवर्म के पास बॉडी में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, या कह सकते हैं नेफ्रीडिया है, जो पूरे वेस्ट को कलेक्ट करता है और उस पार्ट से बाहर करता है। ओके, अब आपको भी पता है कि अर्थवर्म जो है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। तो पानी में रहेगा तो क्या निकालेगा, अमोनिया। पर अगर लैंड में रहेगा तो वो निकालेगा यूरिया। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। यूरिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत कभी नहीं होती। ओके, मतलब ये मानो कि अगर मैं मानूं कि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए हमें 1 लीटर पानी चाहिए। ओके, 1 ग्राम अमोनिया को जहरीलापन कम करने के लिए उसे 1 लीटर पानी में घोलना पड़ेगा। पर ये इतना पानी तो हम जो है बाहर नहीं निकाल सकते शरीर के, तो इसलिए हम अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में। मेरी बात समझ रहे हैं? 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए
करीब 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब अगर 1 ग्राम अमोनिया इतना पानी निकालोगे बाहर तो तुम्हारे शरीर से पूरा पानी निकल जाएगा और एक्सक्रीशन के दौरान ही तुम मर जाओगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। देन विल कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द यूरिया। ओके, हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में, और उसके बाद यूरिया को निकालने के लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ऑलमोस्ट 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए वी नीड ओनली 100 ml ऑफ वाटर एंड इट इज वेल एंड गुड। इसलिए लोग ये ना तो ये ज्यादा पानी है ना तो ये कम पानी है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट जो है अपन जो है बाहर निकाल सकते हैं। एक दिन में हम करीब 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं, तो 1.5 लीटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ग्राम यूरिया आप बाहर निकालते हैं। ओके, तो हम अमोनिया बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए वी नीड लॉट्स ऑफ वाटर, बट इफ वी आर रिमूविंग द यूरिया 100 ml पानी में 1 ग्राम यूरिया आप बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए लोग यूरिया के बारे में पता है क्या कहते हैं? यूरिया के बारे में लोग कहते हैं पानी कम न ज्यादा, ये है यूरिया का वादा। ओके, पानी कम न पानी ज्यादा, ये है यूरिया का वादा। सो इफ वी आर रिमूविंग द यूरिया तो पानी ना तो कम चाहिए ना तो ज्यादा चाहिए, और यूरिया आपका आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो इस कहावत को याद रखिएगा कि पानी कम न पानी ज्यादा, ये है यूरिया का वादा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे ही जो आपका कॉकरोच रहता है उसके में मेलपीजियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग टाइप का बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, पर अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है। ओके, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल इनटू दिस बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट द डिटेल इनटू द क्लास 11th, हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्लास 11th में। तो ऐसे ही मेलपीजियन टिब्यूल्स होती हैं कॉकरोचेस में, इंसेक्ट्स में बहुत सारी, जो बॉडी के अलग अलग मेलपीजियन टिब्यूल हैं, ट्यूब्स टाइप के एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर बॉडी से बाहर करती हैं, और ये यूरिक एसिड को निकालता है। यूरिक एसिड को निकालने के लिए हमें सबसे कम पानी की जरूरत होती है, मतलब 1 ग्राम यूरिक एसिड अगर आप निकाल रहे हैं तो 5-10 ml पानी में काम चल जाएगा। तो यूरिक एसिड जो होता है इट इज अ लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल, इससे कभी किसी को लॉस नहीं हो सकता। यूरिया से थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है पर इससे किसी को कोई लॉस नहीं होता, और जितने भी पक्षी वगैरह हैं ये सब यूरिक एसिड ही निकालते हैं, ये याद रखिएगा। तो जिनके शरीर को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है वो हमेशा यूरिक एसिड निकालते हैं, जिनको ठीक ठीक होती है वो यूरिया निकालते हैं, और जो अमोनिया निकालते हैं उनके शरीर में उनको बहुत ज़्यादा पानी निकालना ज़रूरी है। और अगर वो शरीर से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो पानी में रहते हैं ताकि जब वो निकाले तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी कम हो सके। और आ गए हम लोग सबसे स्मार्ट ऑर्गन में जिसका नाम है किडनी, और किडनी हमेशा यूरिया को ही बाहर निकालता है क्योंकि विल कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द यूरिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हमने लेस डेवलप से हाई डेवलप की ओर लिखा है। लेस डेवलप में सेल्यूलर सेल से आपने एक्सक्रीशन को बाहर किया, पर अगर हम अपनी ओर जाएं तो हमने कैसे बाहर किया? किडनी। हाइड्रा ने बॉडी सरफेस, मतलब सेल मेक्स द बॉडी और द टिश्यूज, तो बॉडी सरफेस से प्रोसेस वही है। फ्लैट वॉर्म में छोटी छोटी सेल्स हैं जो वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर बॉडी सरफेस से बाहर करती हैं। दे डोंट हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ओके, क्योंकि इनके पास एनस नहीं होता है। ओके, सो अर्थवर्म जो है इनके पास हर बॉडी, जो बॉडी के पार्ट है उन पे अलग अलग प्रकार के बॉडी सेल्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको नेफ्रीडिया कहते हैं, और बॉडी के अलग अलग पार्ट से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालते हैं। कॉकरोच के पास पूरे बॉडी में एक्सक्रीटरी ट्यूब्स फैली होती है जिनको हम मेलपीजियन टिब्यूल कहते हैं, और ये हमेशा यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल और स्मार्ट टाइप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड एज किडनी, और किडनी हमेशा यूरिया निकालता है क्योंकि पानी कम न ज्यादा, ये है यूरिया का वादा। हमें ज्यादा पानी निकालने की जरूरत नहीं है, पानी कम निकलेगा तो भी यूरिक एसिड को आप बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ही हमेशा अमोनिया को निकालते हैं, ताकि ज्यादा शरीर से पानी निकालेंगे तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा। पानी की कमी होगी तो पानी में तो रह रहे हो, ले लेना वापस से पानी। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक द टेबल ऑफ दिस। ये टेबल आपको याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने समराइज करके आपके लिए एक टेबल बनाई है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है वो ये है कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए अब हम लोग आ गए, मैंने आपको ये बताया कि आप नाइट्रोजनस वेस्ट को किस किस पार्ट से बाहर करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट को हम प्लेटेल मीन्स फ्लेम सेल से, नेफ्रीडिया एनेलिडा बाहर करता है, नेफ्रीडिया से मेलपीजियन टिब्यूल से, आर्थ्रोपोडा बाहर करते हैं, हम लोग किडनी से बाहर करते हैं।
So we are talking about the organ which removes the nitrogenous waste, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. बट बॉडी में सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया निकालने वाले ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे किडनी ही बस एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव नहीं करता. आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन भी होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले लंग्स. लंग्स क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर करता है? CO2. ये आपने पढ़ा है कैसे बाहर करता है. उसके बाद ये भी अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर पूछा जाए कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स तो आप ये प्रोसेस बना सकते हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता भी है. लीवर से तुम क्या बाहर करते हो? लीवर से हम यूरिया और यूरिक एसिड का जो है तो प्रोटीन्स भी बहुत सारे बाहर करते हैं. लीवर भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है. इवन मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी में यूरिया बनता ही लीवर में है, तो ये चीज याद करिएगा कि किडनी ही बस यूरिया नहीं बाहर निकाल सकती, लीवर भी निकाल सकता है. ठीक है. उसके बाद अच्छा, यूरिया और यूरिक एसिड बनते कैसे हैं? प्रोटीन के टूटने से बनते हैं. तो यूरिया हमेशा लीवर में बनता है और डायरेक्टली लीवर से भी आप यूरिया को बाहर कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली कुछ भी कहीं से भी बाहर करिए अल्टीमेटली आएगा किडनी में ही, इफ इट इज नॉट द गैस. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्किन. स्किन से आप क्या बाहर करते हैं? पसीना निकलता है, निकल रहा है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो पसीने से आप निकालते हैं नमक, पानी, ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड. आपकी इवन आंसू जो होते हैं, जो आप रोते हैं ना बहुत ज्यादा, तो इससे भी यूरिया बाहर निकलता है. तो वी हैव लॉट्स ऑफ पार्ट्स इन योर बॉडी विच रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट. तो अलग अलग, जैसे लीवर भी निकाला यूरिया, आंसू भी निकाले, स्वेट भी निकाला, किडनी भी निकाला. तो ये मत समझना कि यूरिया निकालने के लिए सिर्फ किडनी भी है तो बाकी और भी पार्ट काम कर सकते हैं. तो मैडम अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो भी तो काम चलेगा? अरे नहीं, क्योंकि किडनी इज द चीफ ऑर्गन जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट का काम करता है. ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं किडनी निकाल दे तो ये काम करेंगे. इनको निकाल दोगे तो वो काम करेगा, मतलब लीवर नहीं. स्किन थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगी तो भी किडनी काम करेगी, पर किडनी डैमेज हो जाएगी तो ये सब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द यूरिनरी सिस्टम. तो आई होप कि लंग्स क्या निकालता है? गैस विच इज द CO2. लीवर यूरिया और यूरिक एसिड. यूरिया और यूरिक एसिड प्रोटीन के टूटने से बनते हैं, ये याद रखिएगा आप. ओके. स्किन, पसीना. यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इस पर ही बेस्ड है. ठीक है. और ये सारे जो है ये आपके चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन भी हैं, बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब स्किन है. तो ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन होने के साथ साथ और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब और भी बहुत सारे ऑर्गन हो सकते हैं. रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, डाइजेस्टिव भी हो सकता है, पर मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों वो है आपका किडनी. किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तरह ही काम करता है. ये कोई और काम नहीं कर सकता जैसे बॉडी के सारे ऑर्गन काम कर सकते हैं. सो लंग्स बिहेव एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लीवर बिहेव एज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो ये एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट इट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये हमेशा याद रखिएगा. इसे आप निकाल देंगे तो इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये लेक्चर थोड़ा छोटा था, पर आई थिंक इट इज़ वेरी इनफ फॉर वन वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द न्यू सरप्राइजेज विच इज़ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तब तक इन वीडियोज़ के साथ बने रहिए. थैंक यू सो मच.